नमस्कार सर। नमस्कार। फिर सुबह होगी में आपका स्वागत है सर। सर, कल एक सोशल मीडिया पर हमारी जो प्रियंका राजपूत मैडम है, जो डीएमसी है महानगर पालिका की, उन्होंने कहा कि हमने कैपिटल वैल्यू टैक्स जो लगाई है वो हमने नियम से लगाई है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल किसी अधिकारी का जो इंटरव्यू आया था, अच्छी बात है, लोगों को जन जागृत करने के उद्देश्य से उन्होंने दिया था। उन्होंने चाहा कि अपनी भूमिका स्पष्ट करे, वो उन्होंने करने की कोशिश की। देखिए, जो कैपिटल वैल्यू की कार्य प्रणाली पे जो बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो लाजमी है उन्हें ये इंटरव्यू देना जरूरी था। अभी जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो किसी व्यक्ति विशेष या किसी अधिकारी या महापालिका पे आरोप सिद्ध करने के हेतु से नहीं है। यह जो लड़ाई है कानून और हक की लड़ाई है, और कानून और हक की लड़ाई में सभी अपनी अपनी भूमिका निभा सकते हैं। कैसा है कि एक पब्लिक सर्वेंट को किसी भी आलोचना को अपने दिल पे लेना नहीं चाहिए। सक्सेसफुल अधिकारी वो है जो आलोचना को अपना एडवांटेज बना के, अपॉर्चुनिटी बना के अपने अनुभव में शामिल करे, और जो उससे दिशा मिले पब्लिक कार्य में, पब्लिक सेवा में उसका उपयोग करें। अभी कई बातें खुलासा करने के लिए सामने रखी गई थी। पहला सवाल तो ये है कि जब कोई दुकान खोलता है नया नया, तो पूरी तैयारी के साथ दुकान का पूरा ब्यूटिफिकेशन करके उसका स्टॉक जो है भरपूर रख के उसके बाद दुकान का मुहूर्त करता है। जब दुकान मुहूर्त होता है तो जब लोग आते हैं तो जिस आइटम का वो स्टॉक रखता है उसकी अपेक्षा से आते हैं। तो 2016 और 2017 में आपने जब कैपिटल वैल्यू की मंजूरी ली थी, जाहिर है आपकी तैयारी नहीं थी। अगर आप दुकान खोल रहे हो नया नया और आपके दुकान में स्टॉक की तैयारी नहीं है, तो कौन क्या खरीदेगा और आप क्या बेचोगे? अब किसी ने जवाब दिया कि भाई सेक्शन 29(2)(a) के तहत ट्रांजिटरी प्रोविज़न है, जहाँ पे प्रोविजनल बिल दिया जा सकता है। और मैं मानता हूँ सेक्शन 129(2)(a) में ट्रांजिटरी प्रोविज़न है, लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो सही ढंग से होना ज़रूरी है। उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप प्रोविजनल बिल निकालते हो साल के अंत तक, मतलब ऑफिशियल ईयर में, आप उसका जो रेटेबल वैल्यू और कैपिटल वैल्यू में जो ट्रांजिशन होगा उसमें जो फ़र्क आएगा, आप रकम ले भी सकते हो, रकम दे भी सकते हो। अब देखिए, मैं क्लियर करवा रहा हूँ आपको। ये 129(2)(a) देखो, इसमें लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग प्रोविजन शैल अप्लाई इन द ऑफिशियल ईयर, मतलब सरकारी वर्ष जो 2016-17 था, इन विच टैक्स इज लेविड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग्स एंड लैंड। मत उसका कालखंड और जो काल मर्यादा थी वो केवल 1 साल की थी, 2016-17 के लिए। 2017-18 के बाद उसका लागू होना नामुमकिन है। अभी आप कहोगे कि नहीं, इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं माना जाएगा। नहीं मानो, आप अधिकारी हो, आप तय कर सकते हो। अगर नहीं माना जाता है तो जो आपके पास ऑब्जेक्शन लेके आते हैं उनको आप पूछते हो कि आपने पढ़ा है या समझा है। साधारण तौर पे नागरिक पढ़े लिखे नहीं रहते, जहाँ उनको ये कानून की समझ कम होती है, तो जो लिख के लाया तो उसका तो आपको मुद्दे न्याय स्पीकिंग ऑर्डर पास करना है। अगर उसमें लिखा हुआ है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से है, और अगर आपका मानना है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं है, तो उसका जवाब भी आपको सामने लिखित देना है। अगर लिखित जवाब देते हो तो कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकता है, फिर यह सिद्ध होगा कि आप सही हो या वो सही है। दूसरी बात, अगर आप कहते हो कि भाई ये 6 साल तक जो आप रिकवरी कर रहे हो, 6 साल तक आप रिकवरी कर रहे हो तो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है,
तो मैं आपको एक और नियम बताता हूँ। टैक्सेशन रूल जो कैपिटल वैल्यू को लागू है वही रूल्स रेटेबल वैल्यू को लागू है। अभी देखिए रूल 19 में लिखा है ऑथेंटिकेशन ऑफ वार्ड असेसमेंट बुक व्हेन ऑल कंप्लेंट्स हैव बीन डिस्पोज। इसमें लिखा है कि when all such complaints, if any, have been disposed or the entries required by clause E of Rule 9 have been completed in the ward assessment book, the said book shall be authenticated by the commissioner, who shall certify under his signature that except in the cases if any such amendments have been made as shown therein, no valid objection has been taken to the rateable value or the capital value as the case may be entered in the said book. अभी नियम 2 जो है आप ध्यान से सुनिए। Thereupon the said ward assessment book subject to alteration as may thereafter be made therein under the provisions of rule on each building and land in the ward in the official year to which the book relates। मतलब ये जो आपने एक बार असेसमेंट बुक ऑथेंटिकेट कर दिया, उसका क्लोजर हो गया, तो आपको उसको रीओपन करने का अधिकार कहीं भी नहीं मिलता। नहीं कर पाए तो 2017, 18, 2018, 19, 20, 21 ये बाकी सालों के लिए आप ये असेसमेंट बुक अमेंड नहीं कर सकते। अगर आपकी तैयारी नहीं थी तो आपको दुकान नहीं खोलना चाहिए था। दूसरी बात, अगर आप रेट ऑफ टैक्सेशन जब डिसाइड कर रहे थे तो सामान्य ज्ञान है कि जब नया दुकान खोलता है कोई आदमी, बाजू में भी रेडीमेड का दुकान हो और मेरा भी रेडीमेड का दुकान हो, तो बाजू वाले का दुकान जो है कई सालों से बसाया है, और अगर आप नया दुकान खोलते हो तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कि बाजू वाले दुकान से जो रेट है उससे कम रखने चाहिए। उसके बाद ही आपके पास जो ग्राहक है आपके पास आकर्षित होंगे, धीरे धीरे आपका जो सक्सेस है वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पे आपने मैक्सिमम लेवल पे टैक्स लगाया है रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल 2 times and 3 times, तो बाजू वाले का तो धंधा बसा हुआ है, आपका दुकान बंद होने वाला है। तो ये मार्केटिंग पॉलिसी है। जन जागृति करना जरूरी था, अवेयरनेस करना जरूरी था, और आपको ये तय करना भी जरूरी था कि आपका ये जो स्कीम है कैपिटल वैल्यू का सक्सेस होना चाहिए। कैपिटल वैल्यू के लिए किसी का विरोध नहीं हो सकता। कैपिटल वैल्यू या रेटेबल वैल्यू किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? रेट ऑफ टैक्सेशन फ़र्क लगाता है। अगर रेट ऑफ टैक्सेशन हाई रखोगे आप तो लोगों के ऊपर जो अतिरिक्त बोझा पड़ रहा है उससे लोग त्रस्त है। आप कोई भी फार्मूला यूज़ किया उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन इस फार्मूला नया जब आता है तो उसे धीरे धीरे आराम से आपको एस्टैब्लिश करना पड़ता है, और एस्टैब्लिश करने के लिए आपको पॉलिसी और स्कीम अपनाना पड़ता है। मुंबई महानगर पालिका में रेजिडेंशियल पे 1.5 गुना टैक्स है, 2015 से कैपिटल वैल्यू लगा रहे हैं वो लोग, और कॉमर्शियल पे दुगना, और यहाँ पे डायरेक्टली मैक्सिमम लेवल पे दुगना और तिगना। ये अन्यायकारक नहीं है क्या? इसके बाद अभी आपका मानना है कि भाई आप जो कर रहे हो उसको महापालिका की, महासभा की और स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी है। आप सबको बजट का बुक दिखा रहे हो। बुक में जो महापालिका आयुक्त के गोशवारे हैं उन्होंने जो रेट्स प्रस्तावित किए थे, जो विनियम प्रस्तावित किए थे, वो जो है वो बजट में जोड़े गए। अभी मैं आपको बोलता हूँ स्टैंडिंग कमेटी का जो ठहराव है 106 14/3/2016 का, ऊपर जो रहता है प्रस्तावना वो महासभा का प्रस्ताव रहता है, उसे ऊपर लिखा जाता है। उसको विचार विनियम करने के बाद स्थायी समिति अंतिम फैसला देती है। स्थायी समिति क्रमांक ठहराव जो है 106 14/3/2016 का जो ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द रिजोल्यूशन है, आप मुझे कहीं भी दिखा दो कि उसका जो रेट ऑफ टैक्सेशन है स्टैंडिंग कमेटी ने मंजूर किया है, ऐसी मान्यता वहाँ पे उल्लेख की गई है। आप मुझे कहीं भी बता दो कि जो विनियम आपने तय किए हैं वो उसको स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी है। ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द रिजोल्यूशन जो है वो वैलिड है, प्रस्तावना को खाली विचार विनियम के कारण रखा जाता है। ठीक उसी तरह महासभा का जो ठहराव है 89 डेटेड 29/3/2016,
उसी ठहराव में खाली आपका ये मान्यता है कि आप कैपिटल वैल्यू में बदल कर सकते हो, लेकिन उधर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जो रेट ऑफ टैक्सेशन है वो आपको महासभा ने मंजूर करके दिए। आप प्रस्तावना जो रहता है, जो गोशवारा रहता है कमिश्नर का, वो आप बजट में जो लगा हुआ है उसके ऊपर निर्भर करोगे तो उससे महासभा की मंजूरी नहीं माना जाता या स्थायी समिति की मंजूरी नहीं माना जाता। वो विचार विनिमय करने के बाद अगर अंतिम मंजूरी महासभा देती है तो उसका उल्लेख महासभा के ऑपरेटिव पार्ट ऑफ ठहराव में होता है। दूसरी बात, अभी जो विनियम आपने बनाए हैं, नियम 7(2) के तहत स्टैंडिंग कमेटी को अधिकार प्रदान किए गए कि आप विनियम बना सकते हो, लेकिन विनियम किस बात के? पहले तो नियम 1(ब) में जो है वो क्लियर लिखा हुआ है कि आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स का कैपिटल वैल्यू डिसाइड होगा वो कारपेट एरिया पे होगा, वो नियम तय है। उसके बाद के जो रेगुलेशन आपको बनाने हैं वो खाली मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स जो रहेंगे उसके भी नियम बनाने हैं। तो आपको सीमित करना था खाली उन्हीं बातों पे, तो आपने विनियम में ये कैसा दाखिल कर दिया कि भाई आप कारपेट एरिया के जगह पे आप कैपिटल वैल्यू दाखिल कर सकते हो। तो विनियम जो रहते हैं रूल्स के सबऑर्डिनेट रहते हैं और वो उस रूल के विसंगत नहीं होना चाहिए। तो अगर वो ये गलत है तो उसमें सवाल करना कोई गलत नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप जो 129 में जो 500 क्षेत्र के भीतर जो इमारतें हैं उनको जो कंसेशन दिया गया है, जहाँ प्रोटेक्शन दिया गया है कि उनको अतिरिक्त कर भार नहीं रहेगा। अभी मेरे यहाँ एक फ्लैट का उन्होंने नोटिस निकाला है, उसको दिखाया है बिल्टअप एरिया 581 स्क्वायर फीट्स। वो किस लिए हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि वो बिल्टअप एरिया पे निश्चित किया गया है कैपिटल वैल्यू। अगर वो कारपेट एरिया पे रहता तो मेरा 500 फुट के भीतर है तो मुझे अतिरिक्त बार नहीं आता था। अगर ये गलत नहीं है तो सही क्या है? दूसरी बात, अगर आप कहते हो कि भाई 17 में एम्प्लॉयमेंट गारंटी सेस मंजूर करते समय जो महापालिका एक्ट ने उसको गोशवारा दिया था जनरल बॉडी को, वो प्रस्तावना के रूप में रखा गया। उसमें आपने जो महापालिका प्रशासन ने लिखा कि विनियम मंजूर किए गए, रेट मंजूर किए गए, वो तो खाली प्रस्तावना के तौर पे ऊपर लिखे हुए थे। उसको ऐसा मान के नहीं चलना चाहिए कि जो महासभा और स्थायी समिति ने मंजूर किए हुए विनियम है वो पहले से ही लागू है। वो गलत है। इससे क्या होता है कि आदमी कन्फ्यूजन में आ जाता है कि रेट ऑफ टैक्सेशन डिसाइड हुए कि नहीं, विनियम डिसाइड हुए कि नहीं। और इसके अलावा आप कह रहे हो कि भाई जिसको जो कागज़ पत्र यहाँ से चाहिए वो ले जा सकता है। मैंने आरटीआई दिया हुआ है कि मैंने उनसे पूछा है कि रेट ऑफ टैक्सेशन डिसाइड करने का है वो 20 फरवरी, प्रत्येक वर्ष में 20 फरवरी से पहले डिसाइड करना है और वो उसके ऊपर लागू होता है सेक्शन 99। सेक्शन 99 का प्रोसीजर अगर आप फॉलो किया है तो जनता के सामने रखिए कि आपने 20 फरवरी के पहले सेक्शन 99 में रेट ऑफ टैक्सेशन डिसाइड किए थे। तो उसका मैंने आपसे मांगा है कि आप उसने अगर ऐसा कोई डिसाइड किया तो आप उसका जवाब दो। दूसरा मैंने मांगा है जो मंजूरी लिए आपने कमिश्नर से कमीशन पे, वो मुझे दो। वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पे आज टैक्स लगा रहे हो, तो आप सार्वजनिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसको देने में भी हिचकिचा रहे हो। आप ये भी नहीं कह रहे हो कि सेक्शन 99 में टैक्स डिसाइड हो गए। अगर कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ है तो ये खुल के सामने आने चाहिए बातें। खुल के सामने बातें नहीं आ रही है तो इसका मतलब कुछ छुपाया जा रहा है। और आगे की बात ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये कानून और हक की लड़ाई है, न ये श्रेय और मात की गेम है। आप अगर कहोगे कि भाई कोई कोर्ट में भी जाएगा तो उसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, तो ये तो अदालत तय करेगी ना। जब आपकी भूमिका और कानून का जो आपका समझ है वो कोर्ट के सामने आएगा और याचिकाकर्ता का कानून और उसका जो तरीका प्रेजेंटेशन का है कोर्ट के सामने आएगा। अंतिम निर्णय तो कोर्ट लेने वाली है। तो पहले से आप अगर तय करके बैठोगे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ये तो
जो भूमिका है यह स्पष्ट होनी चाहिए, क्यों गलत है, अगर कोर्ट जाएगा तो गलत होगा। बड़ी बड़ी बातें कहना ठीक है, अच्छी बात है, लोगों को जागृत करना भी अच्छी बात है। जो कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ रही है उसका व्यक्ति विशेष किसी अधिकारी या महापालिका के विरुद्ध जाके कोई आरोप सिद्ध करने की अपेक्षा से नहीं है, या कोई गैर समझ करने के लिए नहीं है। कानून का राज होना चाहिए, कानून के सामने जो बात सही है वो सही होनी चाहिए। यहाँ पे कोई ये नहीं कह सकता कि पुष्पा झुकेगा नहीं। कानून के सामने सभी को झुकना है, मैं हूँ या कोई और हो, सबको झुकना है। जो कानून की सही दिशा में राह दिखाएगा वही जीतेगा। तो आपको तय करना है कि अगर आपकी कार्यप्रणाली में कहीं कमी रह गई हो या कोई त्रुटि रह गई हो, तो अगर ये बार बार जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं उससे अगर आपको कोई अनुभव में बल मिलता है या आपको अपनी प्रक्रिया ठीक करने का मौका मिलता है तो आपको उसको गले लगाना चाहिए। तो जो बातें हैं वो कानून से चलनी चाहिए। हमारा उद्देश्य यही है कि कानून का राज हो, कानून से जो सही है आप लगाओ, हमें कोई इसमें एतराज़ नहीं है। कैपिटल वैल्यू से हमारा कोई अपोजिशन नहीं है, हमारा अपोजिशन है जो कार्यप्रणाली है, जो प्रक्रिया आपने लागू की है वो गलत तरीके से हुई है, उसे ठीक करने का प्रयास होना चाहिए।